Hello everyone, welcome to Study Smart IAS PCS. Today we will cover the final part of our terms in new series. इसके ऑलरेडी हम लोग 5 पार्ट्स कवर कर चुके हैं, उसको भी देख लेना. आज ये फाइनल पार्ट होने वाला है. ये इसमें हम लोग मार्च अप्रैल के अपडेट्स करेंगे. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. आज टोटल हम लोग 15 टर्म्स पढ़ने वाले हैं. ओके, टोटल 15 हो जाएंगे और जो हमारा पार्ट 1 से 5 था उसमें हम लोग ने 10 कवर किए थे, तो 50 वहाँ से हो जाएंगे. तो 50 प्लस 15 टोटल 65 टर्म्स हम लोग के, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए. ओके, पूरी प्रोबेबिलिटी है आने की, वो कवर करेंगे. चलो, आज का पहला टर्म है सनराइज सेक्टर. अब ये सनराइज सेक्टर क्या होता है? सनराइज सेक्टर ऐसी सेक्टर है, मतलब जहाँ पे इंडस्ट्रीज का बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है. जैसे कि कोई क्या क्या है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हो गई, रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, इन सब का बहुत ज़्यादा स्कोप है ना फ्यूचर में. मेडिकल डिवाइसेस हो गए, ये तो सदाबहार है ना. तो इस ऐसी जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं सनराइज सेक्टर, मतलब जिनका फ्यूचर में बहुत ज़्यादा स्कोप होने वाला है, पोटेंशियल होने वाला है. फिर नेक्स्ट है हमारा टर्म ऑरेंज इकोनॉमी. अब ये ऑरेंज इकोनॉमी क्या होता है? जैसे गिग इकोनॉमी हम लोग ने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, है ना. ऑफ शोरिंग, ऑन शोरिंग, ये सब इकोनॉमी के टर्म्स पढ़ चुके हैं. वैसे ही एक टर्म है ऑरेंज इकोनॉमी. अब ऑरेंज इकोनॉमी क्या होता है? ये वो चीज़ें, क्रिएटिव चीज़ें जो होती हैं, क्रिएटिव इकोनॉमी, ठीक है, उसी को कवर करता है. जैसे कि क्या हो गए आपके, आर्ट्स हो गए, डांस हो गया, कल्चर हो गया, डिज़ाइंस हो गई, है ना. तो ये सब क्या है? क्रिएटिव इकोनॉमी है. तो इसी का ही दूसरा नाम होता है क्रिएटिव इकोनॉमी, तो ये भी याद रखना. तो बस ऑरेंज इकोनॉमी हम लोग समझ गए, क्रिएटिव इकोनॉमी जैसे कि आर्ट, डांस, कल्चर, ये सब चीज़ें. ठीक है, चलो नेक्स्ट टर्म है हमारा पास थ्रू सर्टिफिकेट्स. इसको हम लोग पीटीसीज बोलते हैं. अब ये क्या होता है? ये एक डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है जिससे इन्वेस्टर अर्न कर सकता है रिटर्न्स फ्रॉम अ पूल ऑफ अंडरलाइंग लोन्स और रिसीवेबल्स. ठीक है, एक तरह का ये इंस्ट्रूमेंट, जैसे हम लोग टी नोट्स पढ़ते हैं, है ना, उसी टाइप का ही है ये भी क्या है? ये भी तो एक इंस्ट्रूमेंट ही है ना. तो उसी टाइप का ये डेट इंस्ट्रूमेंट है, जो जिससे कि इन्वेस्टर कोई अगर जैसे पूल ऑफ अंडरलाइंग लोन्स एंड रिसीवेबल्स है ना, तो उससे रिटर्न्स अर्न कर सकता है. ठीक है, समझ गए. चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बैट इकोमॉन, है ना. अभी बैट इकोमॉन क्या है? ये इंडिया का फर्स्ट ऑटोमेटेड बैट मॉनिटरिंग सिस्टम है, जिससे कि क्या किया जाएगा? डिटेक्ट किया जाएगा और एनालाइज किया जाएगा बैट कॉल्स इन रियल टाइम. समझ गए. फिर देखो नेक्स्ट, वैसे तो ये नाम से ही समझ में आ रहा था, है ना, लेकिन अगर बैट्स है और मान लो अगर ऑप्शन में भी कुछ सारे ही बैट से रिलेटेड आ गए, तो हो सकता है हम लोग कंफ्यूज हो जाएं. इसलिए बस जान लो कि ये एक तो इंडिया का पहला है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इंडिया फर्स्ट ऑटोमेटेड बैट मॉनिटरिंग सिस्टम है. ठीक. फिर देखो क्यू शील्ड प्लेटफॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है. ये क्या होता है? जैसे क्रिप्टोग्राफी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म टू सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर अगेंस्ट क्वांटम थ्रेट्स. ठीक है, मतलब जितने भी, एक तरह से ये समझ लो, क्वांटम थ्रेट्स होते हैं ना, उन सबको टैकल करने के लिए बनाया गया है क्यू शील्ड प्लेटफॉर्म. समझ गए. क्वांटम थ्रेट्स क्या हो सकते हैं? जैसे क्रिप्टोग्राफी वगैरह हो गया, है ना, जैसे क्रिप्टो करेंसी वगैरह होता है, उसमें कुछ साइबर क्राइम हो गया, है ना, या तो ब्लॉकचेन हो गई, उससे रिलेटेड अगर कुछ क्राइम हो रहा है, तो ये सब क्वांटम थ्रेट्स के अंदर ही आ जाता है. तो उसी को ही टैकल करने के लिए बनाया गया है क्यू शील्ड प्लेटफॉर्म. ओके, क्यू फॉर हो गया आपका यहाँ पे क्वांटम, ऐसे याद कर लो. ठीक, तो हम लोग ने 5 कवर कर लिया. अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं वाइब कोडिंग. नेक्स्ट है हमारा वाइब कोडिंग. वाइब कोडिंग कुछ नहीं है, जो हम लोग नेचुरल लैंग्वेज होती है ना, मतलब जैसे अगर मान लो हमको कोई कोडिंग वोडिंग नहीं आती है, हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन जैसे ओपन एआई होता है ना, इसमें कुछ आप डिस्क्रिप्शन डालो, कुछ क्वेश्चन डालो और फिर सर्च करो, तो वो आपका आंसर कर देता है, डाटा दे देता है ना. इसके अगर कुछ कोड पूछो, कुछ वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, तो वो कोड भी डायरेक्ट दे देता है. कुछ ऐप बनाना हो तो वो भी दे देता है. तो उसी की तरह एक, ये एक तरह से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है ना. मतलब इससे आप क्या करते हो? सॉफ्टवेयर बनाते हो अपनी अपनी लैंग्वेज में लिख के. मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया कि मेक एन ऐप फॉर मॉक क्विज ऑफ यूपीएससी, है ना, इंक्लूडिंग पीवाईक्यूज, ऐसे लिख दिया. तो ये पूरा का पूरा जो ऐप बनेगा ना, उसका कोड हमको ऑलरेडी प्रोवाइड करके दे देगा, पूरे का पूरा सोर्स कोड. अब इसको जाके हम डायरेक्ट होस्टिंग वेबसाइट में डाल देंगे, तो हमारा पूरा ऐप बन के तैयार हो जाएगा. समझ गए. तो हमने क्या किया, जो इसमें हमने बॉक्स में डाला था ना, वो हमारी नेचुरल लैंग्वेज थी. तो एआई की मदद से इसने पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया. तो इसी को ही हम बोलते हैं वाइब कोडिंग. समझ गए. चलो नेक्स्ट देखो सरना कोड. अब ये सरना कोड क्या है? मतलब ये एक तरह से डिमांड है, ताकि जो सेपरेट रिलीजन कोड बनाया जा सके. किसके लिए? ट्राइबल्स के लिए. कहाँ पे? इंडिया में. ठीक है, मतलब ट्राइबल को एक अपनी अलग पहचान देने के लिए उनको अपना एक रिलीजन कोड चाहिए. उसी का ही नाम दिया गया है सरना कोड. ठीक है,
जैसे कि अभी रिसेंटली ये झारखंड आउटफिट्स में पॉपुलर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो फायर फ्रिंजेंस। अब ये फायर फ्रिंजेंस क्या है? ये एक तरह की ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है जिससे कि जो लाइट होती है, लाइट की रे है ना, वो दो पार्ट में टूट जाती है। जैसे पता है हमको लाइट क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन में चलती है ऐसे एक रे की तरह, बट ये इसकी वजह से बायर फ्रिंजेंस की जगह लाइट जो जाती है वो आगे जाके दो पार्ट में ऐसे स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। उसी को ही हमने बोला है, टर्म दिया है बायर फ्रिंजेंस, ठीक। नेक्स्ट देखो बायो इलेक्ट्रिक मेडिसिन। अब ये क्या चीज़ है? बायो इलेक्ट्रिक मेडिसिन, इसको देखो, अगर आप कीवर्ड भी देखोगे ना, इसको थोड़ा स्प्लिट करने की कोशिश करोगे तो उसी से ही समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है कि इसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का पहले तो यूज़ किया जाएगा, इस वजह से ये इलेक्ट्रिक हो गया, ओके। फिर टू मॉड्यूलेट न्यूरल सर्किट्स फॉर डिजीज ट्रीटमेंट रिप्लेसिंग ड्रग्स विद टारगेटेड डिवाइसेस। समझ गए? मतलब ड्रग्स को रिप्लेस करके, दवाई से हटके न्यूरल सर्किट्स को मॉड्यूलेट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, ठीक है। तो एक तरह से ये डिजीज का ट्रीटमेंट करेंगे, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक सिग्नल से टारगेट करेंगे न्यूरल सर्किट्स, उनको उसमें कुछ मॉड्यूलेशन करेंगे, उसकी वजह से जो हमारी ट्रीटमेंट है, डिजीज है, उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हमको दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिप्लेसिंग ड्रग्स। तो वही हो गया, देखो बायो मतलब डिजीज से रिलेटेड है ना, मतलब बॉडी में ही तो हो रहा है, तो इससे हो गया। इलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजेंगे, और एक तरह का ये दवाई का ही तो काम कर रहा है, क्योंकि दवाई का काम क्या होता है? किसी भी डिजीज को ट्रीट करना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बायो इलेक्ट्रिक मेडिसिन। सिंपल याद रखो, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की वजह से हम लोग न्यूरल नेटवर्क को, न्यूरल सर्किट को, है ना, मॉड्यूलेट करेंगे, जिससे कि कोई भी डिजीज को ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी नहीं, मतलब सम डिजीजेस, ओके। फिर एक है हम्बोल्ट एनिग्मा। ये क्या है? ये सिंपली जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना एनवायरनमेंट में और ज्योग्राफी में, कि जहाँ पर सनलाइट ज़्यादा होती है, सनलाइट ज़्यादा होती है, वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी भी ज़्यादा होती है ना? यही तो हम लोग पढ़ते हैं कि जहाँ पर सनलाइट ज़्यादा, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा। इसी वजह से देखो इक्वेटोरियल रीजन में ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है। बट इसी के ही ऑपोजिशन में ये बोलता है हम्बोल्ट एनिग्मा, कि ऐसा नहीं है कि डिस्पाइट, मतलब सनलाइट की ही ज़रूरी है, ओके। सनलाइट होगी और गर्मी होगी तभी बायोडाइवर्सिटी होगी, इसका उल्टा भी हो सकता है। तो वही चीज़ देखो यहाँ पे लिखी है, डिस्पाइट रिसीविंग लेस सनलाइट एंड इंड्योरिंग कोल्ड टेम्परेचर्स, माउंटेन इकोसिस्टम डिफाई दिस नोशन बाय शोकेसिंग एक्सेप्शनल बायोडाइवर्सिटी। मतलब इसमें ये माउंटेन इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, तो ऊपर क्या होता है? एक तो कोल्डर कंडीशंस होती हैं, है ना, और यहाँ पर सनलाइट कम पहुँचती है, ओके। सनलाइट इतनी अबंडेंट नहीं होती है। तो इस कंडीशन में भी इसके ऊपर की जो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है ना, वो बहुत हाई होती है। तो एक तरह से ये जो हमारा नेचुरल फिनोमिना हमने पढ़ा है, उसको ये डिफाई कर रहा है ना, मतलब उसको नकार रहा है। तो उसी को ही टर्म दिया गया है हम्बोल्ट एनिग्मा। समझ गए? चलो, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अपना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकडोनल्डाइजेशन, है ना। इसको हम लोग सोसाइटी में भी पढ़ते हैं, मैकडोनल्डाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जहाँ पे वो एलपीजी वाला पार्ट आता है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट बताओ इंडियन सोसाइटी पे। तो वहाँ पे भी इसको मेंस में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब ये क्या होता है मैकडोनल्डाइजेशन? तो इसको ऐसे देखो, क्या है, मैकडोनल्ड्स है। मैकडोनल्ड्स क्या होता है? बर्गर वगैरह ये लोग जो देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक तरह से फास्ट डिलीवरी सर्विसेज है ना, एक तरह से ये, कि आप अभी ऑर्डर करो, फास्ट डिलीवरी सर्विसेज। तो अभी जैसे आपने ऑर्डर किया, आपको 10 मिनट में आपका बर्गर तैयार मिल जाएगा, ठीक है। 5 मिनट में आपको जो भी चाहिए हो वो मिल जाएगा। तो इस तरह की जो फास्ट डिलीवरी सर्विसेज हैं, है ना, उसी का ही एक नाम दे दिया गया है, अम्ब्रेला टर्म मैकडोनल्डाइजेशन। अब इसकी वजह से क्या होता है कि ये एफिशिएंट तो होता है, एफिशिएंट होता है, मतलब जैसे 5 मिनट में आपको बना के दे दिया, तो ये एफिशिएंट ही तो हुआ, है ना? नहीं वैसे क्या होगा कि 1-1 घंटा लग जाता है बर्गर बनाने में, पिज़्ज़ा बनाने में। तो एक चीज़ तो हो गई, ये एफिशिएंट हो गया, है ना? और प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज़ हो गया, प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज़ भी होंगे इसमें, है ना? रिसोर्सेज़ एंड अपना जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको भी इसी में इंक्लूड कर सकते हैं, कि जितने भी लोग हैं उनको मतलब प्रॉपर उनका यूज़ किया जा रहा है। बट इससे दिक्कत क्या है मैकडॉनल्डाइजेशन से, कि इससे जो हमारी क्रिएटिविटी है वो ख़त्म हो रही है। क्योंकि एक तरह से ये एल्गोरिदम यूज़ होता है ना इन सब में तो। जैसे मान लो कि हमको आलू टिक्की बनानी है ना? मैक आलू टिक्की आती है ना? तो उसके लिए कुछ इनका एल्गोरिदम होगा कि पहले आलू आएगा, वो छिलेगा, है ना? फिर इधर आएगा कुछ, फिर उसका प्रोसेसिंग होगा, जो भी मसाले होगा, फ्राई होगा, है ना? फिर जाके कुछ उसमें प्लेट लगेगी नीचे, फिर उसमें सॉस रख दिया जाएगा। तो ऐसे करके हमारा पूरा ये एल्गो तैयार है।
अब इसमें कुछ भी आप नया नहीं कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये फिक्स पैटर्न है, फिक्स्ड एल्गोरिदम है। तो इसमें क्रिएटिविटी का जो स्कोप है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। ठीक है, अभी जैसे कि ये न्यूज़ में इसलिए भी लग रहा है क्योंकि हायर एजुकेशन में ये बहुत दिक्कत आ रही है। हायर एडटेक है ना, उसमें क्या है कि जितना भी मतलब चीज़ें हैं उसमें अब जैसे चैट जीपीटी वगैरह आ गया है, तो बच्चों की जो क्रिएटिव पावर है, इवन जो प्रोफेसर्स की क्रिएटिव पावर है, वो खत्म होती जा रही है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बनाने होते हैं प्रोफेसर्स को, वो चैट जीपीटी किया, उन्होंने दे दिया। तो एक तरह से ये एल्गो हो गया। एल्गो का यूज़ करके आप अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखा रहे हो, सिर्फ़ जो बना बनाया सिस्टम है उसी पे ही डिपेंडेंट हो रहे हो, है ना? तो एक तरह से ये क्या है, फास्ट डिलीवरी सर्विसेज़ ही तो है। तो उसी को ही टर्म दे दिया गया है मैकडॉनल्डाइजेशन, समझ गए? अब इसी की तरह एक और टर्म होता है ग्लोकलाइजेशन। ये 2 वर्ड से बना है, किस-किस से? एक तो ग्लोबल प्लस लोकल, है ना? तो इन दोनों को मिलाओगे तो हो जाएगा ग्लोकलाइजेशन। अब इसमें देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, ग्लोबल और लोकल, मतलब ग्लोबल की चीज़ें विद लोकल ट्विस्ट, लोकल या फिर इंडियन बोल लो अपने लिए तो, है ना? या इंडियन फ्लेवर ऐसे बोल लो, इंडियन टच बोल लो, फ्लेवर बोल लो, कुछ भी बोल लो। मतलब ग्लोबल की चीज़ें लाओ और उसमें अपना इंडियन टच दे दो। जैसे एक चाइनीज़ ऐड भी आता है ना, उसमें कुछ चाइनीज़ होते हैं, वो इंडियन ट्रेडिशंस अपनाते हैं, उसमें कुछ अपना करके वैसे कुछ था। तो वही है सिंपल, मतलब ग्लोबल की चीज़ों में अपना एक इंडियन टच दे दो, ठीक है? जैसे कि मैकडॉनल्ड्स ही ले लो, एग्ज़ाम्पल के लिए मैकडॉनल्ड्स ले लो, ओके? अब ये इंडिया में आए मैकडॉनल्ड्स वाले, इन्होंने देखा कि यहाँ के लोगों को आलू टिक्की बहुत पसंद है ना? तो इन्होंने क्या किया, एक आलू टिक्की बर्गर निकाल दिया। तो इसलिए क्या हो गया, इन्होंने अपना जो ग्लोबल ब्रांड था, उसमें कुछ इंडियन टच दे दिया, ताकि यहाँ के पब्लिक को पसंद आएँ चीज़ें। तो वही होता है ग्लोकलाइज़ेशन, समझ गए? फिर देखो नेक्स्ट है हमारा पर्सोना नॉन ग्राटा, ये आईआर में यूज़ होता है ना? और आजकल तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, अभी जैसे ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ है, उससे पहले जब ये पहलगाम अटैक हुआ था, तब ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, पर्सोना नॉन ग्राटा। इसमें क्या होता है, ये एक तरह का डिप्लोमैटिक टर्म है। इसमें क्या किया जाता है, जैसे जो भी वहाँ के मान लो डिप्लोमैट्स होंगे, सपोज़ करो अभी हम लोग अभी के एग्ज़ाम्पल के लिए ले लेते हैं, पाकिस्तान के कुछ डिप्लोमैट्स होंगे, कहाँ पर? इंडिया में। तो जब जैसे पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद इंडिया ने पर्सोना नॉन ग्राटा लगा दिया। इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान के जितने भी डिप्लोमैट्स हैं, उनसे कहा गया कि आप इमीडिएटली मतलब भारत से अपना जाने का रास्ता देखो, ठीक है? तो उसी को ही हो गया पर्सोना नॉन ग्राटा, मतलब कि डिप्लोमैटिक टर्म फॉर एन अनवेलकम पर्सन, मतलब अब आप वेलकम नहीं हो इंडिया में, अब आप वापस जाइए अपने देश पाकिस्तान में, ठीक है? तो वही चीज़ हो गई पर्सोना नॉन ग्राटा, ऑफन एक्सपेल्ड, एक्सपेल कर दिया जाता है, समझ गए? चलो, नेक्स्ट है हमारा कन्वर्जेंस। अब ये इकोनॉमिक टर्म है ना? कन्वर्जेंस का मतलब तो बहुत ही जनरल टर्म्स में भी हो सकता है, बट इकोनॉमी में कन्वर्जेंस का टर्म का मतलब क्या होता है? तो इसमें होता है, जैसे कुछ इकोनॉमीज़ होती हैं वो फास्ट डेवलपिंग होती हैं, समझ लो, है ना? फास्ट डेवलपिंग होती हैं, और कुछ मान लो नहीं ऐसे देख लो, जैसे कुछ कंट्रीज़ होती हैं डेवलप्ड कंट्रीज़, और कुछ होती हैं डेवलपिंग कंट्रीज़, है ना? और कुछ होती हैं अंडर डेवलप्ड। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ तो अब डेवलप हो चुकी हैं, तो जो उनका ग्रोथ रेट है ना, वो कुछ धीरे-धीरे बढ़ेगा। वही डेवलपिंग कंट्रीज़ का तेज़ी से बढ़ेगा, और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनका हो सकता है और वही ज़्यादा तेज़ी से बढ़े। तो ये देखो ना, ये जो गैप है वो कम हो रहा है, इसमें भी देखो कम हो रहा है ना? तो इसी गैप को, जैसे एक ये है और एक ये ऐसे है, तो ये देखो कन्वर्जेंस हो रहा है एक तरह से। कन्वर्जेंस क्या होता है कि एक एक दूसरे के पास आना। तो यहाँ पे ये देखो दोनों लाइन्स आपस में मिलती जा रही हैं, तो ये कन्वर्जेंस हो रहा है। उसी को यही टर्म दे देते हैं कन्वर्जेंस, ठीक है? जैसे कि द प्रोसेस, इसमें देखो लिखा क्या है ये भी पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस वेयर इकोनॉमीज़ विद डिफरेंट इनकम लेवल मतलब वही है कि डेवलप्ड की ज़्यादा होगी, है ना? और अंडर डेवलप्ड की कम होगी, तो इनकी डिफरेंट इनकम लेवल होगी। ग्रो क्लोज़र इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम एंड डेवलपमेंट, समझ गए? मतलब वही है कि आपस में पास में आते हैं। फिर देखो नेक्स्ट है आज का लास्ट और फाइनल टर्म इन न्यूज़, है ना? सीरीज़ ही का लास्ट है, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल। अब ये क्यों है न्यूज़ में? क्योंकि कॉप 29 में ही ये इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है? अब ये न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल है क्या? ये ऐसी चीज़ें हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए हैं, ठीक है? डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए हैं, पहले तो ये याद रखो। अब डेवलप्ड कंट्री के लिए कोई एक लिमिट होगी ना, कि मतलब आप इतना तो पहले खुद के लिए कर लो, उसके बाद फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ का फंड करना, ठीक है? तो वही चीज़ हो गई, ये फाइनेंशियल एक तरह का टारगेट होता है कि इतना आप पहले खुद अचीव करो, उसके बाद जाके फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ की आप हेल्प कर पाओगे।
ठीक है, जैसे कि पढ़ो इसको, क्या लिखा है, अ न्यू फाइनेंशियल टारगेट दैट डेवलप्ड कंट्रीज मस्ट मीट टू प्रोवाइड क्लाइमेट फाइनेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज। समझ गए, क्लाइमेट फाइनेंस के लिए डेवलपिंग कंट्रीज को जब पैसे तुम तब दोगे जब खुद का अपने फाइनेंशियल टारगेट कंप्लीट कर लोगे, और फाइनेंशियल टारगेट को ही ये बोला गया है न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, NCQG। ठीक है, तो ये इसको याद रखना। तो हम लोग ने सारे 65 टर्म्स से न्यूज़ कवर कर लिए हैं। मैं कोशिश करूंगा जितने भी टोटल पार्ट्स हैं ना, 5 पार्ट्स पहले के हैं और आज का ये फाइनल पार्ट, इनको कंपाइल करके एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, मतलब उन्हीं को ही मर्ज कर देंगे। ठीक है, बाकी इसकी PDF चाहिए हो तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपकी इसकी PDF मिल जाएंगी और बाकी के 5 पार्ट्स की मिल जाएंगी। इससे बाहर मुश्किल ही है, कुछ है, जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थे इंडियन एक्सप्रेस में, न्यूज़ में, और जितने भी आर्टिकल्स थे सबको हम लोग ने छान मार के सबको निकाल लिया है। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रिवाइजिंग, और कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। चलो।